Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about caste-based discrimination in implementation of mid-day meal scheme, जिसको आजकल पीएम पोषण स्कीम कहा जाता है. तो देखेंगे इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में. दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर आवर सिलेबस पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले मिड डे मील स्कीम के बारे में समझते हैं. चूँकि इस आर्टिकल में इसको मिड डे मील स्कीम ही कहा जा रहा है बार बार, इसलिए इसको देखते हैं इस तरीके से. बट आई होप आपको याद होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था कि भारत सरकार ने मिड डे मील स्कीम में कुछ चेंजेस ला करके और अब इसका नाम बदल करके कर दिया है पीएम पोषण स्कीम. तो एक बार ज़रा देखते हैं. दिस स्कीम इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इस स्कीम के अंतर्गत हॉट कुक्ड मील्स प्रोवाइड कराए जाते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 के स्टूडेंट्स को जो भी स्कूल अटेंड करते हैं. एंड दिस स्कीम कवर्स ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एज वेल एज मदरसास. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन के टाइम में बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत. तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि स्कूल के अंदर अटेंडेंस और इनरोलमेंट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में अपने आप को इनरोल कराएं और डेली बेसिस पे स्कूल को अटेंड करें. इससे एजुकेशन को फ़ायदा मिलेगा. और दूसरा, इस स्कीम की मदद से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है. माल न्यूट्रिशन अमंग्स द चिल्ड्रन, उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है. ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होता है उसके प्रोविज़न भी ज़रा समझ लीजिए. जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस तरह के कुक्स को अपॉइंट करते हैं ऑन इनफॉर्मल बेसिस. ऐसे कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, ऐसा कोई सरकारी जॉब नहीं है. तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करता है इस तरह से कुक्स को और कुक को कुछ पैसे दिए जाते हैं. इन जनरल नियम ये है कि कम से कम 25 बच्चों पे एक कुक ज़रूर होना चाहिए और 2 कुक होने चाहिए 25 से लेकर के 100 बच्चों के बीच में. और इन कुक्स की वैसे तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बट ऑन एन एवरेज एक कुक को एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन 2000 रुपये देता है. अगर अब न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपको भारत सरकार ने कुछ क्राइटेरियाज ले डाउन किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के बच्चों तक का जो खाना मिलना चाहिए वो कम से कम उसमें 450 कैलोरीज होनी चाहिए और 12 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए. जबकि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के बच्चों के लिए कम से कम 700 कैलोरी का खाना होना चाहिए और उस पर कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में भारत सरकार ने नेशनल मिड डे मील स्कीम का नाम बदल करके इसको पीएम पोषण स्कीम कर दिया है. इसमें एक मेजर डिफरेंस किया है. पहले का जो मिड डे मील स्कीम था उसमें एक मेन अंतर लाया है. अब मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी उनके भी न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया गया है. तो एज यू कैन सी देयर इज़ वन मेन डिफरेंस दैट पीएम पोषण विल कैटर टू प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो. तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्लास 1 से क्लास 5 को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक को हम लोग कहते हैं अपर प्राइमरी एजुकेशन, और क्लास 1 से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं या प्री प्राइमरी एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं. तो पीएम पोषण के अंतर्गत अपर प्राइमरी तो होगा ही होगा, प्राइमरी भी होगा और प्री प्राइमरी भी ऐड कर दिया गया है. प्री प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आंगनवाड़ी सेंटर्स को. तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी अब ये मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है पीएम पोषण स्कीम. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पहले से था मिड डे मील स्कीम जिसमें कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे. अब एक नया इसमें प्रोविज़न ऐड करके इसका नाम बदल दिया गया है पीएम पोषण स्कीम विच विल कैटर pre-primary education students also. तो now it will be applicable from pre-primary to class 8, that is upper primary. अगर इस स्कीम पीएम पोषण स्कीम के फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करती हैं. सेंटर बियर्स द एंटायर कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन अंडर द स्कीम. लेकिन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पूरी जिम्मेदारी है फूड ग्रेन को प्रोक्योर करना, उसको ट्रांसपोर्ट कराना और जा कर के उसको फिर स्कूल अलग अलग जगहों पे पहुंचवाना. लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
कि फूड को कुक करा करके और उसको बच्चों तक पहुंचवाना, उसमें जो कुकिंग का जो चार्जेज होता है वो सब स्कूल स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो कंपोनेंट सच एज कुकिंग कॉस्ट एंड पेमेंट टू द कुक्स एंड द वर्कर्स आर स्प्लिट बिटवीन 60 and 40 रेशियो बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, जबकि ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब करंट मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, जो करंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सुनीता देवी नाम के एक कुक को अपॉइंट किया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर दिस पीएम पोषण स्कीम फॉर कुकिंग पर्पसेस। सुनीता देवी बिलोंग टू दलित कम्युनिटी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सोशली लोअर कास्ट। तो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करने के कारण बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया। ऑफ कोर्स ये बच्चों ने तो किया नहीं होगा, बच्चों के पेरेंट्स के कहने पे पेरेंट्स ने कहा होगा कि तुम दलित के हाथ का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर देना। तो मुद्दा यह है कि बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, दलित के हाथों का बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के कहने पे करा होगा, और इस कारण से बाद में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनीता देवी को फायर कर दिया, निकाल दिया और किसी और को वहाँ अपॉइंट कर दिया। बाद में सुनीता देवी ने अलग अलग अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट कंप्लेन किया और ये मामला फिर अब आगे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो केस है वो रजिस्टर कर दिया गया है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अभी जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये आप मेंस आंसर राइटिंग में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम की मदद से हमने पीएम पोषण स्कीम के बारे में तो समझा ही, ये आर्टिकल की मदद से हमने पीएम पोषण स्कीम के बारे में तो समझा ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो करंट इवेंट है सुनीता देवी वाला इवेंट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। अगर कोई आंसर लिख रहे हो तो पेपर 2 में देयर यू कैन राइट कि प्रेवलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड in fact this caste system is acting as a hindrance in implementation of many welfare schemes. For example, recently the implementation of PM Poshan scheme faced many hindrances because of appointment of a Dalit as cook in one of the districts of Uttarakhand. इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में ये जो कास्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, कास्टिज्म जो एक प्रॉब्लम है, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है। उसके अलावा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में इस तरह से आपसे केस स्टडी पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर इशू पे कि मान लीजिए कि आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे हैं, आपके यहाँ पे एक दलित को अपॉइंट किया गया, बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इस तरह का केस स्टडी आता रहता है। जो भी करंट इवेंट्स होते हैं जिसका कुछ भी एथिकल डायलेमा होता है, एथिकल डायमेंशंस होता है, एथिकल डायलेमास होते हैं, उसमें वो केस स्टडीज़ के फॉर्म में कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। यूपीएससी में तो ट्रेंड रहा है, हो सकता है आने वाले एपीएससी एग्जाम में भी इस तरह का केस स्टडी आपसे पूछ ले। उसमें आपको एथिकल इशूज़ बताने होंगे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या एथिकल इशूज़ हैं। वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्कूल अथॉरिटीज़, स्कूल को बनाया जाता है, स्कूल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक करे, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम करे, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस स्कूल अथॉरिटीज़ वेर फाउंड इंगेज्ड इन स्ट्रेंथनिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उसके अलावा स्कूल अथॉरिटीज़ डिड शो लैक ऑफ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट सोशल एविल। स्कूल्स अथॉरिटीज़ से या स्कूल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सोशल एविल के खिलाफ वो बच्चों को ट्रेन करे, बच्चों को डेवलप करे, उनकी पर्सनालिटी उस डायरेक्शन में। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो आप देख सकते हैं कि स्कूल अथॉरिटी इटसेल्फ डिड नॉट शो एनी करेज टू स्टैंड अगेंस्ट सोशल एविल्स। उसके अलावा द पेरेंट्स उम्मीद की जाती है कि बच्चों के अंदर वो सही वैल्यूज़ को इनकलकेट करें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि द पेरेंट्स देमसेल्व्स वे आर फाउंड इनकलकेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कास्टिज्म एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स्ट द चिल्ड्रेन। तो सोचिए फ्यूचर में क्या होगा, ये बच्चे किस तरह की पर्सनालिटी लेकर के डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे। तो ये तमाम एथिकल कंसर्न्स हैं इस पर्टिकुलर मैटर में। हो सकता है कि ये केस स्टडी के फॉर्म में आपसे पूछा जाए। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from international segment. It is about New Development Bank and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक बिलोंग्स टू ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो पहले ब्रिक्स ग्रुपिंग की थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिवास्टेट हो चुका था। उस टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक यूरोप was considered to be the center as far as economy or politics is concerned. It was considered to be the center of the world. But because of World War II, it was completely devastated. And that is why there was a need to revive
the global institutions. There was need to bring certain global institutions which could revive the European economy. और जब यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव होगी तभी पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिवाइव होगी, क्योंकि यूरोप वाज द सेंट्रल एस्पेक्ट और कोर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो मुद्दा ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर वाज ए मैसिव डिवास्टेशन इन यूरोप एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. और उसके बाद से कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत थी जो वर्ल्ड को वापस से रिवाइव कर पाएँ, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिवाइव कर पाएँ, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर पाएँ. तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बना था, उसको रिवाइव करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया. और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए फंड मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बनाए, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. उसके अलावा और भी कुछ ग्रुपिंग्स बनी जैसे G7 एंड ऑल दैट. अब हुआ ये कि जो भी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 2 में विक्टोरियस रहीं, US, ब्रिटेन, फ्रांस, इवन रसिया, they played a critical role in establishing these basic framework of these global institutions. आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर इन तमाम कंट्रीज़ को परमानेंट सीट मिला हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 2 के विक्टोरियस कंट्रीज़ थे और उन्होंने उस टाइम के अपने डोमिनेंस का वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री का फ़ायदा उठाते हुए जो तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने वहाँ पे उन्होंने अनड्यू शेयर ऑफ पावर ले लिया. IMF और वर्ल्ड बैंक को भी अगर आप देखें तो इसमें US का अनड्यू शेयर है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में US के पास 15% से ज़्यादा वोटिंग राइट है. दैट अल्टीमेटली गिव्स US ए काइंड ऑफ वीटो पावर, क्योंकि कोई भी फैसला IMF और वर्ल्ड बैंक में कम से कम 85% वोटिंग के साथ ही होता है, कोई भी मेजर फैसला. और US के पास अकेले 15% से ज़्यादा वोट हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशन में. दैट मेक्स US अ काइंड ऑफ वीटो पावर इंजॉइंग कंट्री इन दीज इंस्टीट्यूशंस. तो मुद्दा ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग US हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. और यही कारण है कि 21st सेंचुरी में चाइना इमर्ज्ड एज ए मेजर सुपर पावर विच कुड चैलेंज हेजेमनी ऑफ US और अदर वेस्ट कंट्रीज. रसिया ऑल्सो वांटेड टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी ऑफ कोल्ड वॉर. इंडिया ऑल्सो इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल पावर and mainly because of its democratic political system, India is considered to be a major power across the world. तो ये 3 कंट्रीज़ वापस से एक सुपर पावर की तरह डेवलप हो रही थी विच कुड क्रिएट ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव ब्लॉक टू द वेस्टर्न कंट्रीज़. और इसी दौरान 2001 में जिम ओ नील एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्डमैन सैक्स नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन भी थे. उन्होंने कहा कि ये जो 3 या 4 इकोनॉमीज़ हैं, रसिया, इंडिया, चाइना इंक्लूडिंग ब्राज़ील, दीज आर गोइंग टू बी द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी. और अगर ये कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करें तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक तरीके से, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का हेजेमनी रहा है 20th सेंचुरी में थ्रू दीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN, ब्रिक्स या IMF, इस हेजेमनी को ये तोड़ सकते हैं एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन हेजेमनी. So this was the suggestion of Brick O'Neill and this was the suggestion of Jim O'Neill कि आप एक ग्रुपिंग बनाइए ब्रिक्स. और जिम ओनील के इस सजेशन के बेसिस पे ही फिर इन चारों देशों ने, इस सजेशन के बाद से ही काफ़ी चर्चा होने लगी, इस पर कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाने लगे कि इन चारों कंट्री को साथ में आना चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट एक तरीके का ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए. अल्टीमेटली 2009 में जाकर के इन चारों कंट्रीज़ ने मिल करके ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया. ब्रिक का फुल फॉर्म था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना. पहली समिट हुई ब्रिक की इन याकातरिनबर्ग ऑफ रसिया, जहाँ पे सिर्फ 4 कंट्री ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना मिले. 2010 में जो दूसरी समिट हुई ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड करा दिया गया. और इसके साथ ही ब्रिक बन गया ब्रिक्स कंट्री. हर साल इसकी एक मीटिंग होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग ब्रिक्स की हुई इन 2014. दैट वाज 6th ब्रिक्स समिट दैट वाज हेल्ड इन फोर्टेलेजा, ब्राज़ील. फोर्टेलेजा जो 2014 में फोर्टेलेजा समिट हुई थी इन ब्राज़ील ब्रिक्स की, उसमें इन देशों ने मिलकर के फैसला लिया कि वी विल बी क्रिएटिंग अ ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसी को कहते हैं ब्रिक्स बैंक, इसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक. एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक कुड बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक. उसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर के फैसला लिया कि हम एक स्पेशल कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाएंगे $100 बिलियन का, विच कुड बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू IMF. तो मुद्दा ये है कि वैसे भी हम सोच रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव ऑर्डर बनाया जाए. इसी कारण से ही, इसी मोटिव से ब्रिक्स कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं.
और फिर IMF और वर्ल्ड बैंक एनीवे दे आर नोन एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनका ऑल्टरनेटिव बनाते हुए वर्ल्ड बैंक ऑल्टरनेटिव हमने बनाया इस फोर्टिलेजा समिट के अंतर्गत। ब्रिक्स के फोर्टिलेजा समिट के अंतर्गत ब्रिक्स कंट्रीज ने वर्ल्ड बैंक ऑल्टरनेटिव बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई चाइना। और दूसरा हमने ऑल्टरनेटिव बनाया कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट विच कुड बी सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू IMF। और ये आर्टिकल जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से ही रिलेटेड है। देखिए, जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो उस टाइम में मेंबरशिप वॉज लिमिटेड ओनली टू दीज 5 कंट्रीज, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन हाल फिलहाल में 2021 में जा कर के हमने ब्रिक्स कंट्रीज़ ने फैसला लिया है कि ब्रिक्स बैंक की जो मेंबरशिप है या न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो मेंबरशिप है, इट विल बी ओपन टू अदर कंट्रीज एज वेल। और उसके बाद से बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे ने इसको ज्वाइन कर लिया एज ए मेंबर। और अब करंट न्यूज़ ये है कि चौथा कंट्री इजिप्ट ने भी ब्रिक्स बैंक को या न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है एज ए न्यू मेंबर। तो इसके साथ ही ब्रिक्स बैंक के या न्यू डेवलपमेंट बैंक के टोटल 9 मेंबर हो गए। इनिशियल फाउंडिंग मेंबर तो ये 5 हैं ही हैं ब्रिक्स मेंबर्स, उसके अलावा बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट एंड उरुग्वे आर द अदर न्यू मेंबर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about tokenization of cards and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। मान लीजिए ये हैं जेठालाल जी, ठीक है जी, और जेठालाल जी का ये है आप डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड मान लीजिए या डेबिट कार्ड मान लीजिए। तो डेबिट कार्ड पे तमाम इन्फॉर्मेशन होता है, डेबिट कार्ड नंबर एंड ऑल दैट, यूजर नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन होता है। अब जेठालाल जी को मान लीजिए शॉपिंग करनी है किसी ऑनलाइन मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर से, मान लीजिए अमेजन से इनको शॉपिंग करनी है। तो जेठालाल जी को बार बार अपना कार्ड डिटेल्स डालना होगा। लेकिन मान लीजिए जेठालाल जी रेगुलर शॉपिंग करते हैं अमेजन पे, तो जेठालाल क्या करेंगे कि अपना कार्ड का जो नंबर है वो परमानेंटली फीड कर देंगे। हम और आप भी यही करते हैं। हमें जो मर्चेंट होता है, इस तरह का ऑनलाइन मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर अमेजन वगैरह, ये हमें ऑप्शन देता है कि आप अपना कार्ड का नंबर वगैरह ये सब फीड कर दीजिए, बेसिक डाटा यहाँ फीड कर दीजिए और फ्यूचर में आराम से बस CVV इंटर कीजिए और ट्रेड CVV इंटर कीजिए और शॉपिंग कीजिए। तो इससे हम भी सोचते हैं यार इतना हैसल कौन ले, हमारा कार्ड नंबर वगैरह सब हम फीड करके रखते हैं, खाली CVV और OTP डालते हैं और शॉपिंग हो जाती है। तो CVV डाला, OTP डाला, शॉपिंग हो गई। तो अगर जेठालाल जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हैं अमेजन पे, तो वो अपना कार्ड डिटेल ज़रूर स्टोर करके रखेंगे अमेजन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर सोचिए अमेजन प्लेटफॉर्म हैक हो गया, तो फिर जेठालाल जी का ये सब कार्ड डिटेल्स भी हैक हो जाएगा और उस केस में इनके साथ बैंक फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये सब चांसेस हैं जब हम अपना कार्ड डिटेल किसी भी मर्चेंट के प्लेटफॉर्म पे स्टोर करते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कार्ड टोकनाइजेशन का। Card tokenization refers to a replacement of actual credit or debit card details with an alternative code called token, which will be issued with a unique combination of cards. तो देखिए होगा क्या कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, तो अलग अलग जैसे कि बैंक्स या फिर जो क्रेडिट या सर्विस कार्ड प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड, ये हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए एक टोकन नंबर देंगे, एक टोकन नंबर देंगे, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक टोकन नंबर देंगे। हमारा तो कार्ड डिटेल इनके पास है ही है। अब अगर हमें मान लीजिए कि अमेजन से कोई शॉपिंग करनी है, तो हमें अपना कार्ड नंबर वहाँ फीड नहीं करना होगा, अपना डिटेल वहाँ फीड नहीं करना होगा। हर बार शॉपिंग करने से पहले हमारा जो कार्ड नंबर है वो हम उसके बदले में हमें या तो हमारा बैंक, नहीं तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स वीज़ा या मास्टर कार्ड, हम एक टोकन नंबर देंगे। तो वो टोकन नंबर कुछ दूसरा ही होगा, उसमें कार्ड डिटेल्स कुछ नहीं होंगे। जैसे ये हमारा कार्ड डिटेल नाम है जेठालाल, उसके जगह पे टोकन नंबर 420 से कुछ भी दे सकते हैं, नाम चिंटू लाल, कुछ भी दे सकते हैं। ये किस तरह का होगा वो अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो टोकन नंबर जनरेट होगा और मर्चेंट के पास जाएगा ये टोकन, जैसे कि अमेजन के पास ये टोकन नंबर जाएगा, ये कार्ड का डिटेल नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मर्चेंट का प्लेटफॉर्म हैक भी हो गया
उस केस में भी हमारा टोकन नंबर ही उसके पास जाएगा जो किसी काम का नहीं है, हैकर के पास। उसके पास हमारा कार्ड डिटेल नहीं जाएगा जिसकी मदद से वो हमारे साथ फ्रॉड कर सके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस टोकनाइजेशन। इट कैन बी इशूड बाय द बैंक्स और द कार्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड, जैसा कि मैंने आपको कहा। And this tokenized card transaction is considered to be safer as the actual card details are not shared with the merchant during transaction processing. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, हम और आप जिसको भी शॉपिंग करनी है, you can start a purchase with a merchant. The merchant initiates tokenization by asking the consent to tokenize the card. तो अब हम एक बार अगर ये टोकनाइजेशन सिस्टम जब अप्लाई हो जाएगा, तो जब हम जाएंगे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट हमें ऑप्शन देगा, या तो आप अपना कार्ड डिटेल दीजिए और नहीं तो फिर आप टोकन दीजिए। टोकन का हमें ऑप्शन देगा कि आप अपना टोकन दीजिए। तो हमें एक टोकन जनरेट कराना होगा। वंस यू गिव द कंसेंट दैट यू वांट सेंड टोकनाइजेशन रिक्वेस्ट टू द कार्ड नेटवर्क, तो ये क्या करेगा, आपके लिए टोकनाइजेशन का रिक्वेस्ट भेजेगा कार्ड नेटवर्क कंपनी को। ठीक है जी। और फिर वहाँ से एक टोकन क्रिएट होगी। मान लीजिए कि हमारे पास वीज़ा कार्ड है, तो हमने रिक्वेस्ट किया, हम वीज़ा कार्ड है हमारे पास, हम गए अमेजन पे शॉपिंग करने, तो अमेजन हमसे पूछेगा क्या आप टोकन इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम कहेंगे येस। तो ये क्या करेगा, वीज़ा को रिक्वेस्ट करेगा कि सर इसके लिए, इस कार्ड के लिए एक नंबर टोकन दे दीजिए। अब इस अमेजन के पास हमारा कार्ड नंबर नहीं गया, लेकिन वीज़ा क्या करेगा, इस कार्ड के बदले में एक टोकन जनरेट कर देगा और वो टोकन जाएगा अमेजन के पास और अमेजन उसकी मदद से फिर हमारे से पेमेंट ले लेगा। तो मुद्दा ये है कि अमेजन के प्लेटफॉर्म पे हमारा कार्ड डिटेल्स नहीं जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेफ ऑप्शन। करंट न्यूज़ यही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। अभी तक हमने शॉपिंग करने के लिए क्या करते हैं सब लोग, हम लोग शॉपिंग करने के लिए मर्चेंट्स के प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे अपना कार्ड डिटेल सबने इनपुट दे रखा है, सारे डाटा दे रखे हैं। तो अब आरबीआई ने कहा है कि आपको ये तमाम डाटा डिलीट करने हैं। इन मर्चेंट्स को कहा है कि आपको ये तमाम डाटा डिलीट करने हैं और आपको अपना पोर्टल इस तरह से डेवलप करना है कि आपका पोर्टल टोकन बेस्ड पेमेंट ले सके। तो इसके लिए तमाम जो मर्चेंट्स हैं जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट, उनको अपना पोर्टल को रीडेवलप करना होगा। उनको जो भी डाटा उनके पास हैं कार्ड्स के, वो डिलीट करने होंगे और ऐसा नया सिस्टम लाना होगा जिसमें वो टोकन बेसिस पे एक्सेप्टेंस ले सकें। इनके लिए उनको अपना पोर्टल को अपडेट करना होगा और इसके लिए आरबीआई ने टोकन सिस्टम जब सितंबर 2021 में प्रपोज किया था, तो उसने आरबीआई ने कट ऑफ डेट रखी थी 1 जनवरी 2022 कि 1 जनवरी 2022 तक आप सब मर्चेंट्स को, चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब को टोकन सिस्टम के लिए अपना पोर्टल डेवलप कर लेना है। लेकिन हाल फिलहाल में मर्चेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर अभी भी हमारा हो नहीं पाया, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तो करंट न्यूज़ यही है कि आरबीआई ने टोकनाइजेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कट ऑफ डेट बढ़ा करके 30 जून 2022 कर दी है। The next article is taken from Assam segment. It is about northeastern region. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए ये आर्टिकल है, I have taken it from PIB. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए, उसने बताया कि हाल फिलहाल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स 4 बताए गए हैं, इसका सीधा सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में। अगर एपीएससी मेंस में आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि पहला स्टेप, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 वाज क्रिएटेड। ये जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एसडीजी इंडेक्स या डैशबोर्ड है, इससे क्या होगा कि हमारे जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है एज फार एज एसडीजी गोल्स को अटेन करने में, वो हम देख सकते हैं। सीधा जाकर के आप इस तरह से एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा कि एसडीजी को अटेन करने में उनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। ग्रीन मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, येलो मतलब ख़राब है, रेड मतलब बुरा है। अगर हमारे पूरे आसाम में बात की जाए तो कामरूप मेट्रो का एसडीजी इंडेक्स परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, वो आपको जाकर के एसडीजी के इस इंडेक्स डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। उसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए स्पेशल कंपनी बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेरामैक,
इसको स्पेशल 77.45 करोड़ का स्पेशल रिवाइवल पैकेज दिया जा रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और स्ट्रेंथन हो पाए। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि हमारे यहाँ पे एक जो फाइनेंस एजेंसी है नॉर्थ ईस्ट की 1995 में जिसको बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पिकार स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो छोटे छोटे कारीगर हैं, पेटी आर्टिसंस हैं, उनको ट्रेन किया जाए और उनके लिए लाइवलीहुड के बेहतर सोर्सेस क्रिएट किए जाए। तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर हस्तशिल्पिकार स्कीम लेकर के आई है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और अंडमान निकोबार आइलैंड में इन ऑर्डर टू इंक्रीज एडिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल पाम। तो ये तमाम स्टेप्स लिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए हाल फिलहाल में। इन सबको आपको याद रखेंगे अगर आप, तो एपीएससी मेंस में बेहतर आंसर लिख पाएंगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। डेस्मंड टूटू इज एसोसिएटेड विद एंटी रेसिज्म मूवमेंट एंड देखिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को 3G कहते हैं और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को हम लोग 4G कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसी कारण से गलत हो गया। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी बट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज वॉइस एंड डाटा बोथ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉइस, इट इज़ वॉइस एंड डाटा बोथ वोल्ड। So the correct answer will be option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.